एवरीवन, दिस इज दीपाली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या शक्ति। सो मैंने आप सबसे बोला था मैं फिजिक्स के लिए वो लेक्चर सीरीज लाने वाली हूँ। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड एंड जो भी बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो करता है उन सब के लिए ये प्लेलिस्ट किसी रोलर कोस्टर की राइड की तरह होने वाली है। तो मैं अभी अपना कंटेंट प्लान दिखाती हूँ। ये कंटेंट प्लान जिसपे पूरा सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड में जो यूनिट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसके 2 चैप्टर्स है। यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म जिसके अंदर हम 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, इन सबके चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो टोटल 9 यूनिट एंड 14 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं जो भी यूट्यूब में करवाऊंगी उस सब से 90% तो श्योर आएगा। ठीक है, 10% हो सकता है कि जो मैंने करवाया वो ना आए, लेकिन 90% श्योर हूँ। ठीक है, तो मतलब मोर देन 90%, क्या पता 95% भी आ सकता है और पूरा 100% भी आ सकता है। तो आज मैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने वाली हूँ। ये कहीं ना कहीं सबसे लेंथी यूनिट है, सबसे लेंथी यूनिट है, लेकिन सबसे अच्छी भी यूनिट बोल सकते हैं क्योंकि लाइक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे वो और जो कॉलेज लेवल में हम फिर जो फिजिक्स स्टूडेंट जाएंगे उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इवन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जेई वगैरह के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफ़ी काम आने वाला है। तो इस यूनिट चैप्टर को अच्छे ढंग से देखते रहना। तो इसके अंदर हम पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम लो तो काफ़ी इजी है, तो उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और फिर फोर्थ में मल्टीपल चार्जेस, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर अभी आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो बाद में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आएगा ना उसमें काफ़ी इजी होने वाला है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ोगे वो भी सेम है। इवन मैग्नेटिक वाला भी, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे वो भी सेम है। तो एक जो चैप्टर कर लोगे ना उससे आपके काफ़ी ज़्यादा चैप्टर क्लियर होंगे, लाइक मैग्नेटिक पोटेंशियल और फिर मैग्नेटिक फील्ड वाले भी क्लियर होंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड वाले भी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम गॉस लॉ वगैरह पढ़ेंगे और फिर इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के थ्रू कैसे निकालें जो कि इजी होगा। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक। चार्ज क्या है? चार्ज, अगर सिंपल डेफिनेशन में कोई पूछ ले चार्ज क्या है तो आप सब कैसे बोलेंगे? चार्ज होता क्या है? चार्ज इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइक आपको ये सब पता है कि अगर किसी पे चार्ज होता है 1 कूलम जिसकी यूनिट कूलम होती है। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होता है? लाइक अगर हम कोई दो चीज़ों को रब करें, ठीक है, मान लो ये 1 ऑब्जेक्ट है एंड ये 2 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इन्हें रब करें तो बेसिकली क्या होता है, अगर जब हम इन्हें रब करते हैं ना तो इनसे ना इलेक्ट्रॉन्स ना एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। इनिशियली ना क्या थे, न्यूट्रल, इनिशियली नो चार्ज, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं था, मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थे। लेकिन जैसे ही हमने रब किया, लाइक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली होते हैं, लाइक प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन जो जो हमारे पास वो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो इजीली ना एक दूसरे पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब इस न्यूट्रल में से इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? इस पे देखो नेगेटिव चार्ज जा रहा है, मतलब कि इसमें नेगेटिव, देखो अब खुद सोचो क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है मतलब कि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो इसलिए इस पे कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज। और जिस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, इस वाले पे हुआ तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब कि देखो इस बॉडी से इस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से जा गया जब हमने इन्हें रब किया, लाइक रब करेंगे तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे। लाइक अभी अगर मैं अपने दोनों हैंड को रब करूंगी तो क्या होगा, मेरे इस हैंड से इलेक्ट्रॉन इस हैंड में गए। ठीक है, तो वैसे ही ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं, दिखते नहीं है लेकिन ट्रांसफर होता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, अब इस वन वाले ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, एंड सेकंड वाले पे नेगेटिव, क्योंकि जहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मिल गया।
ठीक है, चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इवन आपने अपने घर जब आप बच्चे थे तो आपने ये किया होगा, कोम्ब को अपने बालों पे ऑयल होता था उससे रब करते थे, ठीक है। कोम को इवन स्केल को भी ऑयल से रब करते थे। स्केल को आपने स्कूल में दिखाया होगा, स्केल को अपने हेयर से रब करते थे जिसमें ऑयल लगा तो क्या करते थे, आप कुछ पेपर्स के टुकड़े रखे होते थे, ठीक है, पेपर्स के टुकड़े थे। तो फिर अगर आप इस स्केल को इन पेपर्स के टुकड़े के ऊपर रखते थे तो क्या होते थे, पेपर्स के टुकड़े इस स्केल को अट्रैक्ट करते थे। ऐसा क्यों होता था? स्कूल में तो मैजिक करके बोल देते थे। इसका रीजन है एक्चुअली जब आप स्केल को रब करते हो ना आप ऑयल से, तो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं और स्केल पे चार्ज आ जाता है। लाइक पहले स्केल न्यूट्रल था, पहले ऐसे रख के नहीं आता, लेकिन स्केल को जैसे ही रब किया इलेक्ट्रॉन ये, तो इसकी वजह से इस पे चार्ज आ गया, तब चार्ज थोड़ी बन गई, ठीक है, जिसकी वजह से ये पेपर अट्रैक्ट हुआ। अब है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, क्या है ये तो सबको पता है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। ये चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने बोला है कैन ए चार्ज लेस देन दिस वैल्यू पॉसिबल, क्या चार्ज इस वैल्यू से कम पॉसिबल है? खुद सोचो। आंसर है नो, चार्ज इस वैल्यू से कम पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्या सोच सकते हैं कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा, लाइक फ्रैक्शन में सोच सकते हैं, लाइक कि क्या हो कि इससे कम, लाइक एक, अच्छा, वो होता है कि मिनिमम से मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना ही चाहिए, तो मतलब कि एक से कम तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, लाइक इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं, तो इसलिए नो आएगा इसका आंसर, ठीक है। नो, ए चार्ज लेस देन दिस वैल्यू नॉट पॉसिबल। अब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कुछ लोग जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आती कि क्वांटाइज वर्ड क्या है। तो चार्ज ऑन ए बॉडी always occurs in terms of integral multiple of charge of an electron। अभी जो थोड़ी देर पहले बताया कि चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गया, तीन इलेक्ट्रॉन गए, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकते हैं, हाफ इलेक्ट्रॉन गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन गया, 2.5, 2.3 इलेक्ट्रॉन, नहीं ना। तो उन्होंने बोला चार्ज है ना बॉडी पे, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ही होगा। Q is equal to plus minus NE, N is the integer, N is equal to 1 2 3 and 4 and so on, ठीक है। मतलब जो बॉडी पे चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 हो सकता है, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू इवन 10,000, इंटू लैख तक हो सकता है, ठीक है, लैख इवन काफ़ी आगे तक जा सकता है। तो ठीक है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। So charge on a body always occurs in terms of integral multiple of charge of an electron। So अभी हम पढ़ेंगे होम, ये फॉर्मूला याद रखना ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एम ई से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। मतलब किसी भी बॉडी पे Q होगा उसकी वैल्यू एन ई के टर्म्स नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकता कि हाफ एन ई हो, ठीक है। तो अभी है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ द चार्ज। ये अच्छा न्यूमेरिकल्स है। तो इन्होंने बोला है कि 1 कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 1 कूलम चार्ज मीन्स क्यू हमारे पास कितना है 1। तो इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मतलब एन कितने होंगे, ठीक है, जहाँ पे एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज दे देगा। तो इन्होंने हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पूछे, एन पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसी का यूज करो, Q इज इक्वल टू एन ई। तो एन कितना हो जाएगा, Q अपॉन ई। ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, Q कितना दिया 1, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इन्हें अब जब डिवाइड करोगे, ठीक है, इन्हें जब डिवाइड करोगे तो उनका इंटीजर पार्ट ले लेना, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इन्हें डिवाइड करके देख लेना, कुछ इतना आ जाएगा जो ऑर्डर है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लाइक कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो उसके लिए नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लाइक आपने अपने एनर्जी कंजर्व का तो सुना होगा, अब वैसे ही चार्ज भी कंजर्व्ड है। लाइक हमारे पास ये पूरा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। लाइक ये 1 बॉडी है, 2 बॉडी है, 3 बॉडी है। चार्ज गया यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। लाइक नो एक्स्ट्रा चार्ज कैन बी, मतलब कि नो एक्स्ट्रा चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। लाइक ठीक है, मतलब कि ये जहाँ पे नेट चार्ज है ना वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। लाइक इनिशियली अगर देखा जाए तो क्यू मतलब 5 कूलम है, तो टोटल मतलब कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी अगर रिएक्शन में देखा जाए। लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन एक अच्छा एग्जांपल है। न्यूक्लियर फ्यूजन में देखो इनिशियली जितना चार्ज था फाइनल में भी उतना ही होगा, सही हमारा चार्ज लॉस नहीं होता। तो लाइक कई इलेक्ट्रॉन लाइक लॉस नहीं हो सकते ना, तो वैसे ही लाइक देखो हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है जो कि काफी कॉमन है। अब इस पे पहले चार्ज बताओ। लाइक न्यूट्रॉन पे तो नो चार्ज है, जीरो चार्ज है, लिख देती हूँ जीरो। इस यूरेनियम पे कितना चार्ज होगा, कैसे पता करोगे कितना चार्ज है? अरे यूरेनियम है तो यूरेनियम पे देखो, इस पे हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ, क्या आएगा, ये यूरेनियम का हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। यूरेनियम के न्यूक्लियस में हमारे पास होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ, यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर होंगे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 92। तो चार्ज कितना हो गया, 92, ठीक है। ये न्यूक्लियस है हमारे पास, तो चार्ज है 92 प्लस में अभी, ठीक है। न्यूट्रॉन पे तो जीरो चार्ज है। अब है बेरियम का न्यूक्लियस है, बेरियम के न्यूक्लियस में हमारे पास कितना चार्ज होगा, ये बेरियम 56142, क्या मतलब होता है, 56 प्रोटॉन्स है और 142 इसके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो मतलब 56 हमारे पास क्या आ गए, प्रोटॉन्स। देखो ऊपर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, 56। तो चार्ज कितना आ गया, 56। क्रिप्टन पे 36 और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज होगा नहीं, एनर्जी पे नहीं। तो टोटल देखो इनिशियली कितना था, 92, बाद में इन्हें प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 92। तो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। ये एग्जांपल लिख लेना फॉर एन आइसोलेट, याद रखना ये सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही ट्रू है, ठीक है। अगर हम कुछ और आइसोलेटेड ना हो तो ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए जो आप सोचते हो कि चार्ज कैसे क्रिएट हुआ, इसलिए किसी सिस्टम को आइसोलेटेड होना जरूरी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ए ग्लास rod rubbed with silk acquires a charge of 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्क, ठीक है। एक ग्लास रोड है और एक सिल्क है, इन्हें रब किया, ठीक है। ग्लास रोड पे कौन, इनिशियली तो न्यूट्रल थे लेकिन आफ्टर रबिंग ग्लास रोड पे क्या चार्ज आ गया, 1.6 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 19 कूलम, वो भी प्लस में। तो चार्ज ऑन द सिल्क क्या होगा, फिर सोचे थे तो इजी वाले क्वेश्चन है। लाइक फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से। तो मतलब इस पे चार्ज कैसे आया जो ग्लास रोड है, इसका मतलब सिल्क, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन है ना वो सिल्क को दे दिया, तो इसके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, अपना सिल्क को, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन किया ना तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसलिए इस पे पॉजिटिव। अब सिल्क ने मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, लाइक अब सिल्क और ग्लास रोड रब किए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड, एक इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से गया और सिल्क पे चढ़ गया, तो जिसकी वजह से सिल्क पे आएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। तो आंसर आया
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब है कूलम लो, तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलम लो। कूलम्स लो अच्छे ढंग से देख लेना, बाद में ग्रेविटेशन का भी ऐसा ही लो आएगा। तो अगर अभी लाइक कुछ लोग इसके मीम्स भी काफी लोगों ने देखे होंगे कि ग्रेविटेशनल लो का जो हम पढ़ते हैं ना, F=G m1 m2/r²। वो इन दोनों का कॉपी अलग है, को मैंने मीम भी देखा है मिस्टर बीन वाला। मैं भी पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा या नहीं कि ग्रेविटेशनल और कूलम लो का देखो कितना सिमिलर दिखते हैं, तो इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर अच्छे ढंग से करना। ठीक है, कूलम्स लो क्या बोलते हैं, हमारे पास कोई भी दो चार्ज हो। ठीक है, ये हमारे पास है चार्ज 1, ये है चार्ज 2। देखो या तो ये दो चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट और रिपेल भी आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर दो बॉडी पे सेम चार्ज हो तो वो क्या करते हैं, सेम चार्ज होता है तो वो रिपेल करते हैं, अपोजिट हो तो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स की तरह। ठीक है, सेम चार्ज अट्रैक्ट, सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। ठीक है, सेम रिपेल करते हैं, लाइक अगर दोनों पे पॉजिटिव हो तो रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर अपोजिट हो तो अट्रैक्ट, लाइक एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब इन्होंने बोला अच्छा ये रिपेल किस फोर्स से करेंगे, लाइक या और अट्रैक्ट किस फोर्स से करेंगे। ठीक है, तो किस फोर्स से करेंगे, लाइक जिस फोर्स से जो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने बोला कि जो फोर्स है ना, कि जिस फोर्स से करेंगे वो कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है चार्ज ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, second charge on the second particle like is directly proportional to charge on first, is directly proportional to charge on second, and and inversely proportional to the distance square of the distance between the charges। like डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फर्स्ट चार्ज पे कितना चार्ज है उस पर भी डिपेंड करेंगी, सेकंड बॉडी पे कितना चार्ज है उस पर भी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। लाइक और ये इनवर्स फ्लो फॉलो करती है, लाइक ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट। तो इसी से हमारा कूलम लॉ डिराइव करती है, आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो ये कूलम लॉ अच्छे ढंग से याद रख लेना। और के क्या चीज है, के तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इन सबको जोड़ोगे तो हमारे पास एक के आता है कांस्टेंट। अच्छा, ये के का क्या है, के ना मीडियम पे डिपेंड करता है। लाइक अगर हमारे पास वैक्यूम हो तो इसकी इसकी वैल्यू हम लिखते हैं K=1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट नई टर्म है लेकिन काफी बार काम आने वाली है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जिसका सिंबल ऐसे और इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब अगर हमने चार्जेस को ना एयर में रख दिया या वैक्यूम में रख दिया तो हमारा के होता है वो होता है 1/4πε0। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक यूनिट मुझे भी याद नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों बोला अगर मुझे खुद याद नहीं है, क्योंकि मैं यूनिट निकाल लेती हूँ, निकालने का बस 1 सेकंड का काम है। ठीक है, तो अगर यूनिट याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आपको निकालने कैसी है यूनिट वो आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम से यूनिट पूछ लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट की पूछ लेते हैं, के की पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू डालें तो के की कितनी वैल्यू आएगी, 9 × 10⁻⁹। अब यूनिट का बताती हूँ कैसे निकालोगे। अरे आपने 11th क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूले किए होंगे ना, वहां से मैं सबसे पहले के की वैल्यू लिख लेती हूँ। क्या होगी, के की वैल्यू होगी F r² / Q1 K2। ठीक है, यहाँ से मैंने के निकाल लिया। अब एफ की क्या यूनिट है, न्यूटन। r² की रेडियस है, रेडियस तो मीटर होगा, मीटर स्क्वायर। चार्ज की Q1 की कूलम, Q2 की भी कूलम, तो टोटल हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो यही आगे यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो वैसे ही आप के और एप्सिलॉन नॉट तो इन्वर्सली है, तो एप्सिलॉन नॉट की इसके अपोजिट हो जाएगी n-1 m-2 C2।
ये आपको यूनिट होगी। देखो इसको मैंने यूनिट अभी तक जानी है क्योंकि मैंने डायरेक्टली बुक करके देख लिया क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारा कूलम फ्लो था। ये याद रखो, ये तभी होता है जब हमारा वैक्यूम और एयर हो, ठीक है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी याद रखनी है और के की भी। तो एप्सिलॉन नोट हमारा कब होता है, जब हमारा मीडियम वैक्यूम हो और एयर हो। ये जीरो स्पेशल हम वैक्यूम के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है। अब है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने आपको बताया जब हमारा मीडियम हो वो क्या हो, एयर हो, और या तो वैक्यूम हो। लेकिन अगर कोई मीडियम हो लाइक वाटर हो या कहीं और हो रहा हो, लाइक कहीं ऑयल हो या कहीं भी हो, तो हमारे फोर्स कैसे निकालेंगे, लाइक वाटर पे डालेंगे तो भी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाटर पे मैंने टू चार्जेस रख दिए और कोई फोर्स नहीं करेंगे, अट्रैक्ट रिपेल करेंगे। ऑयल पे भी करेंगे तो कैसे, तो वो क्या कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर आता है, लेस। ये देखो, वैक्यूम में हम क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे मैंने बताया था एप्सिलॉन नोट जो जीरो लिखते हैं वो वैक्यूम को डिनोट करने के लिए। अगर कोई मीडियम हो तो एप्सिलॉन नोट एम लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई मीडियम हो तो मतलब एप्सिलॉन नोट एम से डिनोट करेंगे, जिसे हम बोल देंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। पहले एप्सिलॉन नोट क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एम मतलब मीडियम, ठीक है। तब एप्सिलॉन नोट को हम एप्सिलॉन एम से रिप्लेस कर देंगे। अब ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इन्होंने बोला है कि एप्सिलॉन नोट एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट आर, ठीक है। कि एप्सिलॉन नोट एम है वो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन नोट आर की मल्टीपल के इक्वल है, ठीक है। एप्सिलॉन नोट एम पता है, एप्सिलॉन नोट पता है, एप्सिलॉन नोट आर क्या है। एप्सिलॉन नोट आर एक नई चीज आती है और इसे ही रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। एप्सिलॉन नोट आर होती है रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं जिसे के से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नोट आर को हम जनरली के से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। वो कैपिटल वाला के नहीं, स्मॉल वाला के, ठीक है। वो के नहीं जिसका वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नोट है। ये स्मॉल वाला के जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। एप्सिलॉन नोट आर बेसिकली होता क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी के डिवाइस में हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा होगा रिलेटिव जो हमारे पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव वेलोसिटी। तो एप्सिलॉन नोट आर हो जाएगा एप्सिलॉन नोट एम बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। मतलब ए कितने टाइम्स है वो, तो एप्सिलॉन नोट आर हम बोल सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो परमिटिविटी मीडियम की है ना, वो कितने टाइम्स है एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, वो होती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कि उन्होंने सोचा कि एक्चुअली ऐसा करते हैं ना कि हम मीडियम को ना रिलेटिव मानते हैं, लाइक एप्सिलॉन नोट के कितने टाइम्स है, लाइक 5 टाइम्स है, 5.4 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, एप्सिलॉन नोट के 81 टाइम्स है। तो उन्होंने इस कांस्टेंट वाले को टर्म दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ मीडियम से डिपेंडेंट है। लाइक अगर वाटर हो तो क्या पता इतनी हो, ऑयल हो तो इतनी हो, ठीक है। तो के की वैल्यू मतलब कि मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। कि ये कितने टाइम्स होगा वो डिपेंड करेगा मीडियम पे। तो एप्सिलॉन नोट एम आ गया, एप्सिलॉन नोट आर के बराबर। तो आपका सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। जो एप्सिलॉन नोट आर है वो आपके मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो जहाँ पे दिया गया है फॉर एयर एप्सिलॉन नोट आर 1 है, लेकिन देखो मैंने अभी बोला था जीरो वैक्यूम के लिए लिखा जाता है, लेकिन वहाँ पे हम 1 के लिए भी जीरो क्यों यूज करते हैं। देखो एप्सिलॉन नोट एम इज इक्वल टू के, एप्सिलॉन नोट आर ही लिख देती हूँ, एप्सिलॉन नोट। एक्चुअली एयर के केस में ये 1 आ जाता है, जिस वजह से एक्चुअली एयर भी तो मीडियम होती है। तो एप्सिलॉन डॉट एम एप्सिलॉन नोट की इक्वल आ जाता है। और याद रखना के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 नहीं होती है और किसी मीडियम के लिए, ठीक है। फॉर एनी मीडियम के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, फॉर वाटर के इज इक्वल टू 81। लाइक अगर के के लिए हम एप्सिलॉन नोट एम लिखेंगे तो वो होगा 81 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। के लिए जहाँ पे लिखा भी है इसकी डेफिनेशन, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए गिवन मीडियम
is equal to the ratio of the permittivity of the medium to the permittivity of the vacuum से लिखा है। ठीक है, ये हम इसे इस टर्म में भी लिख सकते हैं और इसे हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था फोर्स ऑन वैक्यूम कितनी होती है। फोर्स ऑन वैक्यूम होती है 1/4πε0 Q1 Q2 by F स्क्वायर। और फोर्स ऑन मीडियम कितनी होगी 1/4πε0 m Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, मतलब टू सेम चार्ज को एक बार मैंने वैक्यूम में रखा, एक बार किसी मीडियम में रखा, तो क्या होगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा ε0 m बाई ε0। ठीक है, वही टर्म मत दीजिए, मतलब ε0 R इज इक्वल टू ε0 m अपॉन ε0। जैसे तो मतलब इसे हम फोर्स की टर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये भी जरूर देख लेना, कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब K ऑफ ए गिवन मीडियम is equal to force of interaction between the charges in vacuum to force of attraction between charges in medium। ठीक है, इन्होंने बोला कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए गिवन मीडियम है वो इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज, मतलब एफ वैक्यूम टू एफ मीडियम, इसके रेशियो के इक्वल भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। देखो, जब मैंने एप्सिलॉन की टर्म में लिखा तो एम वाला ऊपर आया, लेकिन जब मैंने फोर्स की टर्म में लिखा तो वैक्यूम ऊपर आया, तो कौन सा याद रखा, इसी में कंफ्यूज हो जाता है। मेरा तो 12th क्लास में इसका लेकर मार्क्स कर गए थे, क्योंकि मैंने एफ मीडियम ऊपर रख दिया था, क्योंकि मैंने याद रखने की गलती कर दी। याद रखने की गलती कभी भी मत करो, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखो बस, और कुछ याद नहीं रखना कि कौन ऊपर है कौन नहीं, बस ये याद रखो। ठीक है, ये अभी याद कर लो, कोई फ्रैक्चर में याद रहने की जरूरत नहीं है, कोई वो करने की जरूरत नहीं है। इवन ये डेफिनेशन भी मत याद रखो, वो खुद लिख सकते हो आप, बस ये याद रखो। ठीक है, रिमेम्बर दिस, बाकी सब मत लिखो। वो आप फोर्स कौन ऊपर होगा कौन नीचे वो आप खुद बता सकते हो। ठीक है, अगर ये याद हो, मुझे भी तभी यही करना चाहिए था, मेरे तो फुल मार्क्स आ जाते अगर मैं ये गलती नहीं करती। क्लास 12 की बात है। तो अभी ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कूलम। अच्छा जी, कूलम फ्लो के लिए नहीं है, बस इसी पे जो मैंने रिलेटिव परमिटिविटी बताई। इन्होंने बोला है इफ स्मॉल के इंक्रीजेस, मतलब सिंपल एप्सिलॉन नॉट आर इंक्रीजेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर और के कुछ भी बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन नॉट आर इंक्रीजेस, अगर ये इंक्रीज करता है तो फोर्स क्या करेगी। ठीक है, फोर्स बिटवीन चार्जेस मतलब एफ एम क्या करेगा, लाइक मतलब एफ वैक्यूम में कुछ और था, लेकिन एफ मीडियम में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। अगर हम ये बनाए तो कैसे देखोगे, अरे कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एप्सिलॉन नॉट एम होता है एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन नॉट आर इंक्रीज करेंगे तो हमारी एप्सिलॉन नॉट एम इंक्रीज करेगा। अगर एप्सिलॉन नॉट एम इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या होगी, फोर्स हमारे पास ये होती है ना। देखो, अगर k इंक्रीज करता है और k को पता है आपकी ग्रेटर देन 1 ही होती है हमेशा वैल्यू, तो अगर k काफी ज्यादा होता है तो एप्सिलॉन नॉट m भी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा, जिससे fm क्या होगा, डिक्रीज। ज्यादा होता रहेगा एज दे आर इनवर्सली, तो डिक्रीज करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये कूलम लॉ के लिए क्वेश्चन है, कूलम लॉ के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। ठीक है, लेकिन आते जरूर है। तो टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 into 10 की पावर -15। तो इन्होंने बोला है कि कूलम फोर्स हमें निकालनी है बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ डी। कैसे निकालेंगे, टू अल्फा पार्टिकल दिए गए हैं, तो मतलब कि हमारे पास मतलब जब 1 अल्फा पार्टिकल है और अल्फा 2, ठीक है, इनके बीच क्या, पहले अल्फा पार्टिकल, आई थिंक कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब सिंपली He2 4, ये होता है हमारे पास अल्फा पार्टिकल। इन्होंने बोला है अगर हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। अब देखो, अब हीलियम पे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, वो सोचो कितना होगा।
हीलियम के न्यूक्लियस में देखो, हीलियम के न्यूक्लियस में मतलब कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, न्यूक्लियस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो हो गई, तो 2 प्रोटॉन्स हो गए, और कितने हो गए, 2 न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अगर मैं एटम की बात करती तो इलेक्ट्रॉन होते, तो 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन, तो एक हीलियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है क्या, नहीं, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना होगा, 2 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन 1 अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 2 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये आ गया हमारे पास Q1। अब दोनों अल्फा पार्टिकल है तो Q2 भी सेम हो जाएगा। ठीक है, Q2 इक्वल टू Q1 इक्वल टू दिस। अब R कितना है, R है हमारे पास, ये दिया गया है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ये R1 आ गया। अब K कितना है, अरे देखो यहाँ पे कुछ मीडियम दिया, अगर आपको कुछ मीडियम नहीं दिया हो ना तो इसे वैक्यूम ही मान लो। ठीक है, वैक्यूम या एयर मानो, क्योंकि जनरली हम एयर में करते हैं ना, तो इसलिए हम के कितना होगा, वही होगा जो बोली थी, 9 इंटू 10 की पावर 9, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो इसमें एप्सिलॉन नोट होगा भी। ठीक है, तो के कितना आ गया, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर 9 यूनिट लिख लेना। तो फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R² ये प्लस आएगा। ठीक है, तो देखो इस पे अब पुट कर देना, सब वैल्यू लिखी है, तो मुझे क्या करने की जरूरत है, मैथ तो आप कर सकते हो। ठीक है, Q1 की भी डालना, Q2 की भी, R की भी डालना, K की 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख दिया। ठीक है, और एक और बात, साइन लिखना जरूर, ठीक है, साइन लिखना मत भूलना। अब लाइक 2 अल्फा पार्टिकल्स है तो मतलब चार्ज सेम है, सेम है चार्ज, तो क्या हो गए, रिपेल। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दोनों चार्ज रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो रिपेल भी लिख देना। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास क्या आएगी, फोर्स आएंगी हमारे पास रिपल्सिव। अगर जहाँ पे नेगेटिव आती ना फोर्स, तो क्या होती, अट्रैक्टिव। ठीक है, लाइक Q1 Q2 अगर अपोजिट होते साइन के, तो मतलब हमारे पास अट्रैक्ट कर रही है, तो फोर्स आती हमारी नेगेटिव। अब ये वाला क्वेश्चन भी करके देखो, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 प्रोटॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ दिस इन वाटर। इन्होंने बस क्या कर डाला है, पहले कोई मीडियम नहीं दिया था, अब इन्होंने क्या दे दिया है, वाटर दे दिया है। सेम है, बस इन्होंने इस बार एक अल्फा पार्टिकल दिया तो दूसरा प्रोटॉन दिया। प्रोटॉन मतलब क्या, अरे प्रोटॉन तो सबको पता ही है, सिंपल प्रोटॉन है हमारे पास, जिसपे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 प्लस होता है। तो Q1 है हमारे पास अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जिसपे चार्ज होगा हमारे पास 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। Q2 कितना है, Q2 प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्लस का साइन लगाना, ठीक है, प्लस है और ये भी प्लस है, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस लिख देते। तो Q1 आ गया, Q2 आ गया, इन दोनों के बीच क्या फोर्स होगी, तो Q1 आ गया, Q2 हो गया, R कितना है, 3.4, सेम दिया जो पिछली बार में दिया था। इन्होंने अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया, तो एप्सिलॉन नॉट m कितना होगा, 81 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो मैं सिंपल फोर्स लिख सकती हूँ, एफ एम होगी वो होगी 1/81, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा उसे मैं सिंपल कैपिटल के लिख लेती हूँ। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बचेगी वो, क्योंकि आपको के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 पता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट एम की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम होता था ना, तो एप्सिलॉन एम को मैंने 81 एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, 81 को बाहर, तो बच गया हमारे पास के, तो के Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 लिखा है, Q2 लिखा है, के की वैल्यू पता 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो पुट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला लिखा है, एक बार यहाँ पे अच्छे ढंग से लिख लेती हूँ, KY 81
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, आर भी पता है, तो बस निकल जाएगी फोर्स इन मीडियम। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेती हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल, मतलब कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थी, 1 और 2। ये आर था, आर को डबल हो गया, मतलब आर से 2r हो गया। ठीक है, देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर आल्सो डबल, मतलब Q1 भी क्या हो गया, 2Q1 हो गया, Q2 भी 2Q2 हो गया। तो फोर्स क्या होगी, ठीक है। देन न्यू फोर्स इज इक्वल टू, तो जो हमारे पास जो ओल्ड फोर्स है, तो ओल्ड फोर्स और न्यू फोर्स में क्या रिलेशन आएगा कि न्यू फोर्स कितने टाइम्स ओल्ड फोर्स होगी, क्या होगी, डबल होगी, हाफ टाइम्स होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में पुट कर दो। पहले जो हमारे पास ओल्ड कंडीशन थी, ठीक है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हमारे पास Q1 क्या हो गया, 2Q1 हो गया, Q2 कितना हो गया, 2Q2 हो गया, R कितना हो गया, ट्वाइस हो गया, तो 2R का स्क्वायर। तो देखो 2 का 4 और 2 का 4, Q1 Q2 अपॉन 2 का 4 R स्क्वायर, ये न्यू फोर्स है। ठीक है, ये एफ थी और ओल्ड वाली, अगर हमने डबल कर दिया तो हमारी न्यू फोर्स कितनी क्या हो जाएगी, तो 4 से 4 कैंसिल, तो सिंपली क्या होगी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सिंपली एफ होल्ड की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये एफ होल्ड की इक्वल ही आई, तो दिस मीन्स फोर्स रिमेन्स सेम। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे। कल मैं कूलम फ्लो के और न्यूमेरिकल्स करूँगी, थोड़े डिफिकल्ट वाले ही करूँगी। आज की क्लास काफ़ी इजी वाले हमने चीज़ें की। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।